अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि आपको अगर साउथ कोरिया जाना है अपने बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे जाएंगे। वो तमाम ममालिक जिनमें जाना सबसे आसान है उनमें एक साउथ कोरिया का नाम भी आता है। और साउथ कोरिया चूंकि अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये एप्लीकेशन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साल में दो दफ़ा ओपन होती है, स्प्रिंग और फॉल। अगर आप स्प्रिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी क्लास तकरीबन यकम मार्च, फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टार्ट होगी, तो एप्लीकेशन तकरीबन स्टार्ट हो जाएंगी सितंबर से लेकर दिसंबर तक। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें सितंबर के अंदर, यानी कि फाल में, तो इसकी एप्लीकेशन तकरीबन स्टार्ट होंगी अप्रैल के एंड से, अप्रैल के मिड मिड टू एंड यहाँ से स्टार्ट होके और स्टार्ट ऑफ जून तक विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डेडलाइंस यहाँ तक जाएंगी इनकी डेट्स। तो हम ये भी देखते हैं एक दफ़ा कि अब कैसे यूनिवर्सिटीज़ की जो मैंने डेडलाइन दी है आपको, और यूनिवर्सिटीज़ में जिस चीज़ को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उनसे मुतलिक डिटेल सारी वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो हम साउथ कोरिया की बात क्यों करते हैं, एक तो ये कि ये स्कॉलरशिप देता है जो कि हमें चाहिए। दूसरा, ये काफ़ी अमीर मुल्क है, तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपको इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, आपकी आपको डॉर्म्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो 10 से 15 कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर टॉप 500 के अंदर शुमार की जाती हैं। फिर क्या होता है कि एक और सबसे बड़ा बेनिफिट साउथ कोरिया का ये है कि यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएट होते हैं तो फ़ौरन ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी कहीं और इंटरनेशनली नहीं मिलती किसी और मुल्क के अंदर, तो आप रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट या लैब पोजीशंस के अंदर भी सेम लैब के अंदर काम करने की इजाज़त मिलती है आपको। मास्टर्स वाले स्टूडेंट जिनका मास्टर कंप्लीट होता है उनको लेक्चरशिप की ऑफर भी होती है। और डेफिनेटली एक और बड़ा बेनिफिट कि आप मास्टर्स के फ़ौरन बाद वहीं पे पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम ये है कि आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम का। आप मास्टर्स और पीएचडी को इकट्ठा परसू कर सकते हैं वहाँ पे, जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोफेसर इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट ज़्यादा देर उनके पास काम कर रहा है तो ज़्यादा उनकी पेपर वगैरह निकलते हैं, एक अच्छी रिसर्च होती है। साल पहले एक साल 1.5 साल के अंदर अंदर प्रोफेसर आपको हर चीज़ में ट्रेन करता है, और फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब आप एक अच्छे रिसर्चर बन चुके हैं और अब आप यहाँ आएंगे, रिसर्च थीम पे वापस आएंगे अपनी। कि आप सीखने के बाद अब अपनी रिसर्च को खुद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप लैब का हिस्सा तो हैं ही हैं। तो उसके बाद ये है कि एक इंडस्ट्रियल हब है कोरिया, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, तो आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। ऑल दो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, और इसकी जो कोरियन लैंग्वेज है मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर आपको रिक्वायर नहीं होती। कोरियन लैंग्वेज बहुत इजी है, यहाँ तक कि मैंने भी सीखी थी। आयोंग हासियो, इयोंग हासियो। तो ये बहुत इजी है। तो आगे चलते हैं कि अब कैसे अप्लाई करें। ये बहुत इजी अप्लाई है, बहुत इजी अप्लाई है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया को आप फुल टाइम टारगेट भी कर सकते हैं कि आपने साउथ कोरिया ही जाना है पढ़ने, और या फिर आप इसको बैकअप ऑप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकअप ऑप्शन का मतलब ये है कि आप इरास्मस को टारगेट कर रहे हैं, यूरोक्स को टारगेट कर रहे हैं, या कोई बड़ी मारी क्यूरी हो गया, या और किसी मैक्स प्लांक जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो उस दौरान आप इसको बैकअप पे अपनी एक अपॉर्चुनिटी को बचा के रखें, ताकि आपको वहाँ पे मुल्क में स्टक होना ना पड़े। तो आ, आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक लिस्ट तैयार करके रखनी है। दौरानिया देख लेना कि आपने कौन से ड्यूरेशन में ज्वाइन करना है, फाल में करना है या स्प्रिंग में, जैसे कि हम बता चुके हैं पहले।
लिस्ट डाउन करना है कि किस यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइंस हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके लिए रिक्वायर हैं। तो मैं पहले भी गूगल इसलिए खोला था, तो वापस आते हैं अपनी उस चीज़ पे। हम यहाँ पे खोलते हैं कि कोरिया टॉप यूनिवर्सिटीज़। आपने यूनिवर्सिटीज़ को सॉर्ट आउट भी ऐसे ही करना है। अगर आपका एक रैंडम अंदाजे के मुताबिक जीपीए 3 से लेके 3 से नहीं बल्कि 2.5 से लेके, चूंकि यहाँ पे कम जीपीए को भी रख लिया जाता है अगर आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं और एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपका 2.5 से लेके अगर 3 तक का जीपीए है तो आप टॉप 20 to 25 को इजीली टारगेट कर लेते हैं। अगर आपका जीपीए 3 से लेके एग्जैक्टली वो चलिए और कम कर लेते हैं, 2.8 से लेके 3.5 तक है, तो आप टॉप 10 को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से किसी में भी आपका चांस बन सकता है, पर एक्सेप्ट प्रोफेसर एक्सेप्शन, यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी भी एडमिशन देगी। और अगर 3.5 से अबव है तो डेफिनेटली टॉप 3 में भी आप जा सकते हैं इजीली। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा भी अगर आपके पास आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इंग्लिश अच्छी है, तो आप जीपीए से हट के भी अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम यूनिस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे हम समझते हैं कि रिसर्च सेंटर है, और जीआईएसटी एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, यूएसटी की एक अपना रिसर्च सेंटर है और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप। यूएसटी यूएसटी रिसर्च सेंटर बेस्ड एक अलग स्कॉलरशिप देता है जो कि तकरीबन $1400 के करीब है पर मंथ, और बाकी एक्सपेंडिचर भी आपके उसके अलावा कवर किए जाते हैं, टिकट कवर किया जाता है आपका, और ट्यूशन और इंश्योरेंस बुक्स वगैरह कवर की जाती हैं। इसी तरह जीआईएसटी के अंदर, इसी तरह यूनिस्ट के अंदर। और इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी यूनिवर्सिटी को कैसे देखना है। चूंकि अब ये बहुत अच्छा सीजन जा रहा है, स्कॉलरशिप का सीजन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये कम सितंबर से लेके आप समझ लें दिसंबर तक कोरिया की डेट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत इजीली मिल जाएंगी, और इनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब आप अप्लाई करेंगे, मार्च के अंदर आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो देख अब हमने आपने क्या करना है, अब हम देखते हैं कोरिया यूनिवर्सिटी को। सपोज कि आप कोरिया यूनिवर्सिटी को खोलते हैं। सबसे पहले आपने एक लिस्ट तैयार कर लेनी है एक्सेल में। क्या उसमें आप रखो एक यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन और उसकी एप्लीकेशन का लिंक, और साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन फ़ी भी। तो आपने जो एक जर्नल, जैसा कि अपनी मैं काफ़ी वीडियोस के अंदर हाउ टू फाइंड प्रोफेसर्स को कवर कर चुका हूँ। आपने जब भी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आप एकेडमिक्स या फिर एजुकेशन के लिंक पे क्लिक करके पहुंचते हैं वहां तक। और अगर आपने एडमिशन से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, चूंकि आप तो फिर आप ग्रेजुएट के लिए, सॉरी, एडमिशन सेक्शन में क्लिक करेंगे। अगर आप अंडर ग्रेड के लिए तो अंडर ग्रेड, ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेड को भी देखते हैं पहले। अंडर ग्रेड के अंदर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ कोरिया होम पेज। अब ये मुझे डायरेक्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। हम्म, यहाँ से मुझे अब अपने 2024 का जो स्प्रिंग है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। आपने इसकी गाइड डाउनलोड कर लेनी है। गाइड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको अंडर ग्रेड के लिए। तो आपने सबसे पहली चीज़ देख लेनी है कि इनकी एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या हैं। अब एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 9 अगस्त से, और ये कम सितंबर, इसकी डेडलाइन जा चुकी है। तो
अब ये देखें कि इनकी मार्च में क्लास शुरू होनी थी, तो इन्होंने डेडलाइन अपनी अभी रख दी। इसी तरह अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी की खोल के देख लेते हैं, तो आपको अंडर ग्रेड के लिए मिल जाएंगी। हो सकता है कि पोस्ट ग्रेड के लिए भी अवेलेबल हों, क्योंकि हम अंडर ग्रेड को देख रहे थे। ये देखें, अगर आपने स्प्रिंग के लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 9 अगस्त से लेके ये कम सितंबर तक। इसी तरह अगर आपने सेकंड हमने देखी थी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी देखते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी, इन दोनों को करते हैं बंद। एडमिशन्स पे जाएं, यहाँ पे देखें अंडर ग्रेड, और यहाँ पे आप देख लें इसमें से कॉलेजेस, अंडर ग्रेड, अप्लाई अंडर ग्रेड, अंडर इंटरनेशनल कॉलेज, ये कैंपसेस हैं इसके, ये जो ये हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपसेस। तो यहाँ पे अब आपको लिबरल आर्ट्स फॉर इंटरनेशनल माइंड्स, ग्लोबल लीडर्स, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, अब आप देखें कि आप यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं एक, और आप जानना ये चाह रहे हैं कि इसकी एडमिशन की डेट्स क्या हैं, एडमिशन कैलेंडर। किसी भी यूनिवर्सिटी के ना जर्नल फ्लो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपने यहाँ ये इसी लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पहुँचेंगे। तो एक दो लिंक ज़रा नाम में फ़र्क भी हो सकता है, वेबसाइट टू वेबसाइट, क्योंकि वेरी करती है चीज़। तो देखते हैं कि इसमें ये क्या कहता है। अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड स्टेज वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट सबमिशन फिजिकल, यानी कि हार्ड फॉर्म के अंदर। ये देखें कॉलेज, ये कॉलेज वाइज भी बताता है आपको, मिलिट्री ट्रांसफ़र, कॉमन, फरवरी, एडमिशन कैलेंडर, स्टूडेंट, ओवरसीज स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इस सेक्शन में आपको कुछ मिल जाएगा, या फिर एडमिशन इंफॉर्मेशन, एडमिशन, आप इसको यूज़ करें। तो अगर हम ग्रेजुएट को देखते हैं, उसमें भी शायद हमें एक ही मिल जाए। हम्म, तो 12 बज रहे हैं, इसलिए नींद आएगी बहुत ज़्यादा। इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल में हम चले गए। ग्रेजुएट स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, ग्लोबल एमबीए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कुछ देखते हैं जो हमारे से रिलेटेड हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैक, एप्लीकेशन पीरियड है इनका यहाँ से यहाँ तक 2022। अगर आप स्प्रिंग 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो 10वें महीने में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 2022 के। तो मोस्ट प्रॉबेबली इसकी एप्लीकेशन अक्टूबर में शुरू होगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्प्रिंग की, स्प्रिंग के लिए। मतलब आपकी क्लास शुरू होगी तकरीबन मार्च में, फरवरी मार्च के अंदर। और अगर आप फॉल को टारगेट करते हैं, तो
2023 का जो एडमिशन था, देखें अगर आप 2023 में, जब आपकी सितंबर में क्लास शुरू होनी थी, तो अप्रैल में इसके एडमिशन खुले हैं। तो ये हमें एक रफ आइडिया हो गया कि कब से कब एडमिशन खुलते हैं, कौन से प्रोग्राम के लिए, कौन से सेमेस्टर के लिए। आपको मकसद ये आइडिया देना था। तो अगर आपने अब 2024 के स्प्रिंग के लिए अप्लाई करना है, तो आप एस्टिमेट रखें कि इसकी आपको डेट मिलेगी अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, और उससे पहले पहले आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उससे अपना जो है वो एक्सेप्टेंस ले लेनी है। अब आपने एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है? प्रोफेसर फाइंड करें सबसे पहले। आपका जो भी रेलिवेंट कॉलेज है उसमें जाएं पहले। इंटरनेशनल स्टडीज, ये ऑन से यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टडीज, हमारी क्लासेस नहीं, कहाँ गया? अच्छा जी, एकेडमिक्स, यहाँ पे आगे आपके कॉलेजेस। कॉलेजेस में आप देखें, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे हम देख लेते हैं। और अगर आप यहाँ आपके डिपार्टमेंट वाइज भी आपको डेट मिल जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के होम पेज पे चले जाएं। यहाँ पे पीपल या फैकल्टी या फिर रिसर्चर्स का कोई सेक्शन होगा अलग से, जहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे। देखिए, अंडर ग्रेड की भी एप्लीकेशन ओपन होगी सेम डेट के अंदर ही। ये एक रफ आइडिया आप रखें। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं। अब मुझे पीपल, यहाँ से फैकल्टी पे क्लिक करूँगा तो भी मुझे प्रोफेसर मिलेंगे। अगर मैं लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो वो भी। मतलब ये सारी लैब की इंफॉर्मेशन मुझे बता देगा कि हमारे पास ये लैब्स हैं जिनके अंदर ये रिसर्च हो रही है। उसके साथ ही आपको लिंक दे देंगे कि ये प्रोफेसर इस लैब को डील कर रहा है। फैकल्टी के अंदर क्या होगा कि आपको फैकल्टी की लिस्ट दे देंगे और बता देंगे कि ये प्रोफेसर इस लैब या इस रिसर्च को डील कर रहा है। तो दोनों केसेस के अंदर आप अप्रोच कर सकते हैं लैब्स को। अब आपने एक चीज देखी, या तो मैं प्रोफेसर के जरिए लैब पे चला जाऊं, अगर आप प्रोफेसर टू प्रोफेसर देखना चाहते हैं कि कौन कौन किस पे काम कर रहा है। अगर आपको अपना रिसर्च फील्ड ऑलरेडी पता है, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आपके रिसर्च एरियाज हैं, आप उस थीम को क्लिक करके उस लैब में चले जाओ। दोनों दोनों तरीके वैलिड हैं। तो ये देखें, ये लैब, ये सारी रिसर्च हो रही हैं उस कॉलेज के अंदर। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जैसे मैथ के डिपार्टमेंट में सिर्फ मैथ नहीं होता, मैथ के अंदर अक्सर कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल भी मिलेगा, रोबोटिक्स भी मिलेगा, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में है किंग फाहद में। तो ये देखें, ठीक हो गया। ये एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ। उसके बाद सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्रोफेसर टू प्रोफेसर घूमें। अब आपने एक प्रोफेसर खोला और इसके अंदर देख लिया कि ये बंदा किस चीज़ पे काम कर रहा है। अब ये बंदा, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आए ना कि आपका ये पेज नहीं ट्रांसलेट हो रहा, तो ये गूगल ट्रांसलेटर आप कर लें, इसकी एक्सटेंशन गूगल क्रोम के लिए, और ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करने के बाद ही आपका पूरा पेज इंग्लिश में चला जाएगा। आपको पता चल गया कि ये केमिकल रिएक्शन टू इम्प्रूव कंपोनेंट लाइफ स्पैन ऑफ लो टेम्परेचर एचिंग इक्विपमेंट, ये इस थीम पे काम कर रहा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा ऑलमोस्ट इन चीज़ों पे काम कर रहा है। मजीद इसके आप पेपर्स देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस देख सकते हैं यहाँ से, कि ये बंदा आखिर किन किन थीम्स पे काम कर रहा है। मजीद आप इसकी लैब या इसके पर्सनल लिंक पे चले जाएं। तो अब ये जो लिंक खुला है, ये इस बंदे का, ये देखें होम भी यहाँ मुझे मिला था। तो आप इस पे आने के बाद ये पूरी लैब को ये खुद बंदा डील कर रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेंबर्स में जाऊंगा ना जब, तो यहाँ पे वो बंदा खुद मुझे मिल जाएगा, प्रोफेसर, और उसके नीचे क्या प्रॉब्लम है, मेंबर्स। ये देखें, ये वही बंदा मिल गया। अब इसकी क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? हमें इसकी एक ईमेल चाहिए, हमें इसकी डेजिग्नेशन चाहिए कि ये कौन है, इसका नाम चाहिए, और इसकी जो रिसर्च है, ये किस किस थीम पे काम कर रहा है, वो चाहिए। ये रही, ये मोटी मोटी थीम्स। दोबारा से ट्रांसलेट करेंगे। ये मोटी मोटी हो जाए यार।
जैसे ही काम कर रहा है ओवरव्यू ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन मटेरियल रिसर्च, अगर ये ना हो ना तो आप फिर भी उसको यूज़ कर लें ऐसे गूगल ट्रांसलेटर को, ये यहाँ पे आपको फिर ट्रांसलेट कर देगा नेक्स्ट टैब के अंदर। लेकिन ये ऐसे भी काम कर देता है वैसे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट दिस पेज करते हैं ना जब, तो ये अक्सर ट्रांसलेट कर देता है। यहाँ यहाँ लैब पे भी अक्सर आपको बटन मिल जाएगा इंग्लिश और कोरियन का ना, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये क्यों चाहिए, आप इसको डायरेक्ट टेलीफोन भी कर सकते हो, ये माइंड नहीं करते, इनको अच्छा लगता है ऐसा करना, क्योंकि इससे आपका भी टाइम बचता है और इनका भी। अब हमने क्या किया कि हमने इनको ईमेल करके कांटेक्ट करना है। फर्स्ट मेल टू प्रोफेसर, आप मेरी इस ईमेल को कॉपी कर सकते हैं, ये उसका सब्जेक्ट रखें। और अगर आप अंडर ग्रेड के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं जिसमें मास्टर पीएचडी शामिल होते हैं, पोस्ट डॉक के लिए करें, यहाँ बदल लें, प्रोफेसर का नाम डालें। उसके बाद अपने बारे में बताएं, मैं कौन हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, कि ये और मैं ये करना चाह रहा हूँ आपके पास आके मास्टर्स या पीएचडी। आपके मैंने डोमेन देखे हैं जो कि ये हैं, जो कि मेरे साथ अलाइन करते हैं, और मैं मेरी स्किल्स अच्छी हैं, मैं आपके पास आके इस स्कॉलरशिप पे आपके पास आके रिसर्च करना चाहता हूँ। चूंकि ये मैंने ईमेल जब लिख रहा था तो ये मैंने जापान के लिए लिखी थी, आप यहाँ पे प्रोफेसर स्कॉलरशिप लिख दो, क्योंकि आप प्रोफेसर स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ कोरिया, जो कि एक और स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है, GKS बोलते हैं जिसे, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया स्कॉलरशिप, तो फिर आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन सबसे इजी जो स्कॉलरशिप मिलती है वो प्रोफेसर स्कॉलरशिप है एज कम्पेयर टू GKS। तो ये आप इस ईमेल को मेरी को कॉपी भी कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं। और ये मैंने ईमेल सिर्फ इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे रिव्यू के लिए सेंड कर सकें, अगर आपको लगता है कि आपकी CV या SOP इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये ईमेल आपने कर दी उसी बंदे को, वो आपको रिप्लाई करेगा कि मेरे पास जगह है या नहीं है, मेरे पास फंड है या नहीं है, मेरे पास अगले स्प्रिंग तक मेरे पास ऑफर है या नहीं है, सारा आपको बता देगा वो, कि आप कब आओ, क्यों आओ। अगर आप चाहते हो कि मैं अभी आना चाहता हूँ, फिर वो बता देगा कि ठीक है आ जाओ, अप्लाई कर दो। अच्छा, मेरे एक और पॉइंट के अंदर मैंने एक चीज साइकी, एक ना प्रोफेसर साइकी का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप प्रोफेसर से ईमेल पे कांटेक्ट करें फंडिंग के लिए, जगह के लिए, पोजीशन के लिए, और प्रोफेसर साइकी को देखें आप। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोरिया के अंदर जो रिसर्च कल्चर है वो थोड़ा सा ना टफ है। टफ ऐसे है कि यहाँ पे आपको आपकी रिसर्च बहुत अच्छी निकलती है, बहुत तगड़ी रिसर्च होती है जो बंदा कोरिया से पढ़ के आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर की लैब की टाइमिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, 8 से लेके शाम तक। तो आप ज़्यादा टाइम कोर्स वर्क की निस्बत आप असल में रिसर्च के ऊपर ही गुजार रहे होते हो। कोर्स वर्क पे ज़रा ये हाथ हल्का रखते हैं। दूसरा, जो प्रोफेसर कोरिया से बाहर से पढ़ा हुआ है, US से खास तौर पे पढ़ा हुआ है, वो आपको उस ग्राइंडिंग से भी नहीं गुजारता, वो आपको उससे भी थोड़ा रिलैक्स रखता है इन्वायरमेंट। अगर वो कोरिया से ही ग्रेजुएट हुआ हुआ है, थोड़ा सा टफ होगा वो, थोड़ा सा टफ गाय होगा, लेकिन उसमें आपका फायदा, आपके पेपर निकलेंगे। अच्छा, उसी साइट के ऊपर आपको वहाँ पे स्टूडेंट भी मिल जाएंगे, हो सकता है आप इंडिया से हो तो आपको इंडियन स्टूडेंट भी मिल जाए, आप उससे रब्ता करें कि भाई बताएं मुझे, या मेरी बहन बताएं मुझे वहाँ का कल्चर कैसा है, आप उससे 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। ये देखें, हो सकता है इसमें भी कोई मिल जाए आपको ऐसा, ये पुराने लोग हैं यहाँ पे, करते करते नहीं ठीक हो गया। तो अब इसका क्या मतलब था कि आपको हाउ नाउ करवानी थी मकसद। अब आपको पता चल गया कि प्रोफेसर कैसे देखने हैं, ये सारे प्रोफेसर को बारी बारी खोल के देखें और देखें कि ये किस किस पे प्रोफेसर काम कर रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि वो जो रिसर्च इंटरेस्ट इसने लिखे हुए थे थोड़े से भी आपको समझ में आते हैं, तो आप इसको ईमेल कर दें, थोड़े से भी। और ऐसा होता है कि अक्सर समझ में नहीं आ रहे होते, वो ज़रा लेटेस्ट होते हैं, तो आप उनको पहले थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर रिसर्च कर दें। एक और रैंडम यूनिवर्सिटी निकालते हैं, पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी, और हम इसकी भी डेट देखते हैं। हम इसकी यहाँ पे डायरेक्ट, आप गूगल में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अपना डिपार्टमेंट लिखना है, यूनिवर्सिटी आगे आपका डिपार्टमेंट। तो ये ना सिर्फ 1-2 मिनट में इस पे इसलिए लगा रहा हूँ ज़्यादा, मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इससे आपका फ़ायदा है, इससे आपको आइडिया होगा कि असल में करना क्या है हमने। अब देखें, आपके पास था ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन,
फीस आ गई, एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ पे आपको उसी तरह आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर ये देखें एप्लीकेशन डेडलाइन थी 15 अप्रैल फाल के लिए। 15 अप्रैल से हमें आइडिया हो गया कि 15 अप्रैल अगले साल के लिए तो नहीं हो सकती, डेफिनेटली ये स्प्रिंग के लिए ही होगी। यहाँ पे मेंशन भी इन्होंने किया हुआ होगा, PNU यूनिवर्सिटी क्रेडिट लैंग्वेज रेफरेंस। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। एडमिशंस, एडमिशन में गए तो हमें पता चल गया कि स्प्रिंग की क्या डेट्स हैं। ये आइडिया हो गया आपको ये देख के, फाल की क्या डेट है। इसका मतलब ये है कि जो क्लास स्प्रिंग में शुरू होनी है ना, उसकी डेटें ये हैं। जो क्लास आपकी फाल में शुरू होनी है, फाल का मतलब होता है सितंबर और स्प्रिंग का मतलब होता है मार्च, उनके लिए एप्लीकेशन की डेट्स ये हैं। अब हमें ये चीज़ें चाहिए, उस बंदे में ये रिक्वायरमेंट हो, उस बंदे के पास ये चीज़ें हों, और साथ ही साथ यहाँ पे वो अप्लाई करेगा। ये आपकी एप्लीकेशन गाइड आ गई। यहाँ से आप अपनी ज़ुबान में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सारी डिटेल को और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ईजी था। कोई भी रैंडम यूनिवर्सिटी खोलें, इसी तरह प्रोफेसर देखें, उसको मेल करें। अच्छा, अगर वो कह देता है कि ठीक है मेरे पास आ जाए, वो आपको वो आपको ज़्यादा जब ईमेल करेगा तो उसमें वो कोशिश कीजिएगा कि एट लीस्ट $700 आपको पर मंथ वो दे, अदर देन एप्लीकेशन ट्यूशन फी। मतलब ट्यूशन फी भी वो कवर करेगा, और आपको 700, कम से कम $700 आपको ज़रूर दे वो। इससे कम अगर आपको कोई ईमेल करता है तो उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि उसमें आपका गुजारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक मैं जर्नल बता रहा हूँ, तो इसमें आपकी सेविंग भी होगी थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आप सोल में हैं जो कि थोड़ा सा महंगा है तो थोड़ी कम होगी, और अगर आप देगू वगैरह में हैं या उसान साइड में हैं तो थोड़ी सी आपकी सेविंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपने कुछ भी और हाँ, आपने एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है। एप्लीकेशन जो अप्लाई करके ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर पोर्टल पे, तो आपने एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी होती है खुद। उसके बाद क्या होता है कि आपने बस अब कुछ नहीं करना, बस वेट करना है। यूनिवर्सिटी की लिस्ट का डेट डेट देख लेनी कब लगेगी, तो उस डेट को आपने देख लेना है वेबसाइट पे जाके, एडमिशन के सेक्शन में जाके, या आपको अक्सर ईमेल भी आ जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट के टेस्टेशन भी शुरू कर लें। इंटर और मैट्रिक के जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सबसे पहले अपने बोर्ड से करवाएं। जहाँ से भी आपका इंटर और मैट्रिक है, डिग्रीज को डिग्री निकलवा लें जिसके ऊपर स्टैंप होती है, उसको सबसे पहले बोर्ड से टेस्ट करवाएं। और उसके बाद अपने IBCC से करवाएं। IBCC के 2 ऑफिस हैं, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। जो आपके बैचलर के डॉक्यूमेंट हैं, मास्टर्स के हैं अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप पोस्ट डॉक के लिए कर रहे हैं तो पिछले सारे बैचलर, मास्टर और PhD ये आपने पहले अपनी यूनिवर्सिटी से करवाने हैं। फिर उसके बाद अपने हायर एजुकेशन कमीशन के पोर्टल पे जाके वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी है। फिर वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेके अटेस्टेशन अपॉइंटमेंट, ये HEC का लिंक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, मुकम्मल सारी डिटेल भी देनी है और अपलोड भी करने हैं डॉक्यूमेंट। ये आपको डेट दे देंगे कि इस डेट को आप जो भी सेंटर आप चूज़ करते हैं, इस्लामाबाद या लाहौर, इस डेट को आपने आ जाना है, इस स्लॉट के अंदर, टाइम स्लॉट के अंदर। तो आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के ले आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि ये खुलता है, नहीं बताता हूँ मैं। तो उसके बाद आपने टेस्ट, यहाँ से टेस्ट करवाने के बाद आपने फॉरेन ऑफिस से करवा लेना डॉक्यूमेंट्री टेस्ट, जिसमें आपके इंटर और मैट्रिक के अलावा जितने डॉक्यूमेंट हैं वो फॉरेन ऑफिस से करवा लेने हैं, सिर्फ एजुकेशनल, आपकी डिग्रियाँ और ट्रांसक्रिप्ट्स। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी एडमिशन आपका हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर और आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर कर देगी। अगर कुरियर नहीं करते तो वो आपको ईमेल भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। आपने वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, जो भी उसके ऊपर लिखा होगा कि इतनी इतनी तस्वीरें लगाएं, इतना नाम लिखें, क्या करना है जो भी। और उसके बाद आपने खुद चले जाना है एम्बेसी के अंदर, जो कि इस्लामाबाद के अंदर
बरी इमाम के पास करके इनकी एम्बेसी है। जेरी ऑफिस नहीं जाना, आपने एम्बेसी जाना है। जो एम्बेसी जहाँ पे शटल सर्विस चलती है, जिसको बरी इमाम वाली एम्बेसी भी बोलते हैं। और अगर आप कराची में, तो आपने कंसुलेट में जाना है। किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे को फालतू पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस शुरू से लेके आपने एंड तक खुद करना है। जहाँ ना समझ आए, वहाँ पे आप स्कॉलरशिप नेटवर्क जैसे ग्रुप हैं, हम हैं, हमें मेल कर लें आप, तो राब्ता करें, इंशाल्लाह जितना भी हो सके हम बताएंगे। लेकिन ये बहुत ईजी है चीज़ें। अगर इसके अलावा किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बता सकते हैं। अच्छा, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? एक, आपने अच्छी सी सीवी बनानी है, उस ईमेल के साथ भी भेजनी है आपने सीवी, जो आप प्रोफेसर से कांटेक्ट में लगा रहे हैं। और साथ ही साथ सीवी को आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, जब आपने अटेस्ट करवाने, वीज़ा लगवाने डॉक्यूमेंट, तब भी सीवी सबमिट करवानी होती है। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, जिसको हम लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने अटेस्ट करवाने हैं आपने। उसके बाद आपने एफआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना नादरा से अपना। और जहाँ तक, और एक और चीज़, आपने आइट्स ज़रूर दे लेना है। टोइक बेस पे भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी अम्बेसी आपको तंग करती है कि आप लाजमी आइट्स लेके आएँ, जैसा कि 2020 में हुआ था। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेमेस्टर को टारगेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पहले एम्बेसी कॉल कर लें, उन्हें पूछ लें कि टोइक ले रहे हैं या आइट्स ले रहे हैं। तो टोइक टेस्ट एनटीएस लेता है, और इसकी फ़ीस तकरीबन 8 से 10 हज़ार के करीब होगी, क्योंकि मेरी दफ़ा ये 6 हज़ार थी, तो अब डेफिनेटली बढ़ गई होगी। और आइट्स की फ़ीस ज़रा ज़्यादा है, 50 हज़ार के करीब है। लेकिन अगर आप आइट्स दे देते हैं, तो इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप कोरिया की कुछ मज़ीद अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे पोस्ट टेक पोहांग, हानियांग है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोइक भी चलता है वहाँ फिर भी। इसके साथ साथ आप दूसरे ममालिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आइट्स ज़रा अच्छी चीज़ है। और ये 2 साल के लिए वैलिड होता है, टोइक 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं, और कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर अप्लाई करने में, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। बस ईमेल्स करें, उनसे अपॉइंटमेंट, उनसे प्रोफेसर से रब्ता करें, उनसे रिप्लाई लें कि आपके पास फंडिंग और पोजीशन है तो हमें बताएं। और उसके बाद बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इजी लगी होगी वीडियो। तो ओके, बाय बाय। एक चीज़ रह गई थी बताने वाली, डॉक्यूमेंट्स में एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको चाहिए होते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, अगर आपने बीएस किया हुआ है अभी तक और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके बीएस के जो टीचर्स हैं, आप उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा सकते हैं। इनका इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 चाहिए होते हैं, कभी 2 कभी 3। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप पढ़े हुए हैं, वो टीचर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये बंदा अच्छा है, इसकी रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं, और ये आपके पास आके रिसर्च करना चाह रहा है और आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा है। तो अ, इसको हम एमएस के लिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि अक्सर आपको पोर्टल्स में मिलेगा ऑनलाइन रिकमेंडेशंस, ऐसा कुछ लफ्ज़ मिलेगा। उसका ये मतलब होता है कि आपने अपने प्रीवियस एडवाइजर्स की ईमेल सिर्फ वहाँ ऐड कर देनी है, उनका डेजिग्नेशन, नाम, नंबर वगैरह ऐड कर देना है। यूनिवर्सिटी खुद उनको ईमेल करेगी और एक फॉर्म भेजेगी रिकमेंडेशन का, जिसमें वो आपकी डिटेल और आपकी आपकी जो है ना अच्छाइयाँ उसके अंदर लिखेगा। तो उसमें ये होता है कि आप पहले खुद बना के रख लें, और प्रोफेसर से वही साइन भी करवा लें, खुद लिख लें, बेशक अच्छा रहता है, और प्रोफेसर से साइन करवा लें और रख लें। उसी की सॉफ्ट कॉपी अपने प्रोफेसर को भी दे दें, ताकि जब उनके पास रिकमेंडेशन जाए, वो शुरू से सोचने ना बैठे कि मैंने क्या लिखना है, आप उसमें से कॉपी कर ले। इस तरह ही उनका टाइम भी बचेगा और आपका भी। नहीं तो वो 1 या 2 रिकमेंडेशन आपके लिए फिल करेंगे, और फिर डेफिनेटली आपसे तंग आ जाएंगे। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपने हार्ड कॉपीज अगर देनी है, या पहले से बना हुआ पीडीएफ में मौजूद है डिजिटल में, वो जमा करवाने, इसको ऑफलाइन बोलते हैं। एक चीज़ रह गई थी बताने वाली, तो